नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके ट्रैकर पे। देखिए फ्रेंड, आज के वीडियो में हम बात करेंगे जो हमारी एक सीरीज़ है उत्तराखंड जीके बुक वाइज एमसीक्यू सीरीज़। जैसे आप जानते हैं, इस सीरीज़ में हम उत्तराखंड की इम्पॉर्टेंट किताबों को बुक वाइज एमसीक्यू के रूप में कवर कर रहे हैं। हिमांशु कफलटिया जी की जो पुस्तक है अ कॉम्प्रहेंसिव स्टडी ऑफ उत्तराखंड, उसके एमसीक्यू हम देख रहे हैं। इसमें से जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं टॉपिक वाइज उनको कवर करते हुए चल रहे हैं। ये हमारी इस सीरीज़ की 14वीं क्लास हम आज यहाँ पे कवर करेंगे। वहीं से आगे कंटिन्यू करेंगे जहाँ पे हमने लास्ट वीडियो में छोड़ा था। तो अगर आपने पिछली क्लासेस हमारी नहीं देखी हैं तो प्लेलिस्ट के माध्यम से आप उनको देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला सवाल है, ब्रिटिश सरकार ने उत्तराखंड में कुली बेगार प्रथा को आधिकारिक रूप से किस वर्ष में समाप्त किया था? तो देखिए, उत्तराखंड में कुली बेगार प्रथा का लगातार विरोध हो रहा था, लगातार आंदोलन चल रहे थे। 1921 में जनवरी में जो कुली बेगार प्रथा थी, आंदोलनकारियों के द्वारा उससे रिलेटेड जितने रजिस्टर्स थे उनको बागेश्वर में सरयू नदी में बहा दिया जाता है। तो कुली बेगार आंदोलन के लिए वो डेट इंपॉर्टेंट मानी जाती है, 13-14 जनवरी 1921। आपको पूछा है अंग्रेज़ों ने इसे ऑफिशियल रूप से कब ख़त्म किया? तो अंग्रेज़ों ने इसे 1923 में आधिकारिक रूप से ख़त्म किया था। ऑप्शन डी सही आंसर होगा। इसी के साथ आपको वो वाला फैक्ट भी याद कर लेना है, जो कुली एजेंसी थी, कुली एजेंसी बनती है 1908 में। आपसे पूछेगा कुली एजेंसी समाप्त कब हुई? तो ये समाप्त भी 1923 में होती है, जब आधिकारिक रूप से कुली प्रथा बंद हो जाती है। ठीक है। उत्तराखंड में डोला पालकी प्रथा के विरुद्ध आवाज़ उठाने वाले प्रमुख समाज सुधारक कौन थे, जिन्होंने महात्मा गांधी को इस कुप्रथा की जानकारी दी थी? सवाल सिर्फ इतना है कि डोला पालकी प्रथा, ये जो कुप्रथा यहाँ पे प्रचलित थी, इसकी जानकारी महात्मा गांधी को किसने दी? ये आता है रमेश चंद्र बहुखंडी जी का नाम। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। ठीक है। डोला पालकी प्रथा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही कथन आपने चुनना है। यह प्रथा मुख्य रूप से शिल्पकारों यानी दलितों को विवाह में पालकी का उपयोग करने से रोकती थी। क्या ये सही है? पहला बिल्कुल सही। जो डोला पालकी प्रथा थी, बेसिकली इसमें शिल्पकारों को, दलितों को विवाह के अवसर पे डोला पालकी या पालकी का इस्तेमाल करने नहीं दिया जाता था। 23 फरवरी 1941 को लैंसीडाउन में एक बड़ी सभा में इसे समाप्त करने का प्रस्ताव पारित होता है। ये आपका बिल्कुल सही है। डोला पालकी की कुप्रथा को खत्म करने के लिए एक विशाल सम्मेलन होता है। कहाँ पे? लैंसीडाउन में 1941 में। और वहीं पर इसे समाप्त करने की जो प्रस्ताव है वो पारित किया जाता है। तीसरा, कमल सिंह और बलदेव सिंह आर्य की अध्यक्षता में इसे लागू करने के लिए एक समिति भी बनाई गई थी। ये भी आपका बिल्कुल सही होगा। प्रस्ताव पारित किया जाता है, कसम वहाँ पे ली जाती है कि अब से इस प्रथा को ख़त्म किया जाएगा। और फिर दो व्यक्तियों के नेतृत्व में, कमल सिंह और बलदेव सिंह के नेतृत्व में एक समिति बनाती है जो ये देखेगी कि इस प्रस्ताव का उल्लंघन उत्तराखंड में कहीं पर भी ना हो। ठीक है। तो बड़ी सभा डोला पालकी को समाप्त करने को लेकर कहाँ पे हुई? लैंसीडाउन 1941। वहाँ पर इसे ख़त्म करने का प्रस्ताव भी पारित किया गया। बलदेव सिंह और कमल सिंह के नेतृत्व में एक समिति भी यहाँ पर बनाई गई। ठीक है। अगला, आपको पूछा है यहाँ पे कौन सा सही है? तीनों कथन आपके बिल्कुल सही होंगे। जौनसार भाबर में परिवर्तन यात्रा 2015 में जो हुई और भूख हड़ताल के माध्यम से मंदिर प्रवेश की मांग करने वाले प्रमुख नेता कौन थे? तो देखिए, जौनसार भाबर क्षेत्र में मंदिर प्रवेश आंदोलन भी चला। 2015 में इसको लेकर के परिवर्तन यात्रा करी गई और बाद में भूख हड़ताल के माध्यम से अपनी इस मांग को यहाँ पे रखा गया। तो जौनसार भाबर में मंदिर प्रवेश आंदोलन के लिए जो ये यात्रा करी थी, भूख हड़ताल करी, ये किया था दौलत कुंवर ने। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। जो यह मंदिर प्रवेश आंदोलन है, इसकी शुरुआत 2006 से मानी जाती है। 2006 में हनौल में जो महासू देवता का मंदिर है, वहाँ से इसकी शुरुआत होती है और 10 वर्षों में ये पूरे इलाके में फैल जाता है। 2015 में इसको लेकर के यात्राएं भी की जाती हैं। 2015 में जो हनौल महासू देवता मंदिर है, इसमें महिलाओं को यहाँ पे प्रवेश की अनुमति मिली, निम्न वर्ग के कुछ लोगों को इसमें अनुमति मिली और 2017 तक क्षेत्र के सभी मंदिर सभी वर्गों के लिए खोल दिए गए। तो ये मंदिर प्रवेश आंदोलन 2006 से 2016-17 तक जो चलता है। ठीक है। अगला, नायक बालिका रक्षक कानून कब बनाया गया था?
तो देखिए नायक बालिका रक्षक कानून जो था, नायक गर्ल प्रोटेक्शन एक्ट, इसे कब यहाँ पे बनाया गया, कब इसे लागू किया गया, ये हुआ था 1929 में। ऑप्शन डी सही आंसर होगा। नायक जाति को लेकर के हमने कई बार सवालों को देखा है, पेपर में भी सवाल आया है। नायक जाति की उत्पत्ति कब होती है? तो चंद काल में, जब जो भारतीय चंद था वह 12 वर्ष युद्ध लड़ता है डोटी के साथ। नायक जाति की उत्पत्ति का कारण कौन माने जाते हैं? तो चंद सैनिक माने जाते हैं। ठीक है। नायक जाति के उत्थान के लिए कुमाऊं परिषद ने नायक सुधार समिति बनाई थी। नायक सुधार समिति कब बनी? 1919 में बनी। अंग्रेजों ने भी एक समिति यहाँ पे बनाई थी। इस समिति को 1924 में बनाया गया स्टिफ की अध्यक्षता में। ठीक है। कुमाऊं परिषद ने नायक सुधार सभा, इसका भी आयोजन किया 1925 में। नायक सुधार अधिनियम, इसे पारित किया गया 1928 में, नायक सुधार अधिनियम। और नायक बालिका रक्षा कानून, ये आता है 1929 में, जो हमारा सवाल था। ठीक है। अगला, नायक सुधार आंदोलन के संदर्भ में नैना देवी और सुभद्रा देवी का नाम किस रूप में महत्वपूर्ण है? तो नायक सुधार आंदोलन में इन दो महिलाओं का काफ़ी ज़्यादा योगदान रहा। किस विषय को लेकर या किस रूप में इन्होंने अपना योगदान दिया? इन्होंने नायक लड़कियों को शिक्षा के लिए प्रेरित किया और आंदोलन में अपनी सक्रिय भूमिका यहाँ पर निभाई। ठीक है। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। नायक बालिका रक्षा कानून के निर्माण के लिए नवंबर 1924 में गठित समिति में कौन शामिल नहीं थे? जो ये नायक बालिका रक्षा कानून है, आता ये 1929 में है। इस कानून को बनाने के लिए 1924 में एक समिति बनाई गई थी। इस समिति में मसाल सिंह शामिल थे, जीबी पंत शामिल थे, बैरिस्टर मुकुंदी लाल शामिल थे। इनके अलावा जंग बहादुर, चामू सिंह, ब्रिजानंद और चतर सिंह इसमें शामिल थे। यानी बद्रीदत्त पांडे इसमें शामिल नहीं थे। जीबी पंत, मुकुंदी लाल, इसके अलावा मसाल सिंह और अन्य लोगों के जो हमने नाम देखे, ब्रिजानंद प्रसाद हो गए, चामू सिंह हो गए, चतर सिंह हो गए, जंग बहादुर सिंह हो गए, ये इस समिति में शामिल थे। ठीक है। ब्रिटिश सरकार ने टिहरी के किस राजा को कंपेनियन ऑफ इंडिया और नाइट कमांडर की उपाधि को यहाँ से सम्मानित किया था? तो कौन से राजा को, टिहरी के किस राजा को कंपेनियन ऑफ इंडिया और नाइट कमांडर की उपाधि दी गई अंग्रेज़ों के द्वारा? ये थे कीर्ति शाह। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। कीर्ति शाह 1887 से 1913 तक यहाँ पे शासन करते हैं। इनकी संरक्षिका के रूप में पूछा जाता है तो इनकी संरक्षिका जो थी वो रानी गुलेरिया थी। उनका नाम भी आपने याद रखना है। ठीक है। 1900 में जब ये इंग्लैंड जाते हैं तो वहाँ पर इनको 11 तोपों की सलामी दी जाती है। 1898 में इनको कंपेनियन ऑफ इंडिया की उपाधि दी गई थी और 1901 में इनको नाइट कमांडर की उपाधि दी गई थी। ठीक है। कीर्ति शाह को लेकर के बहुत सारे सवाल आपके पास बनते हैं। इन्होंने टिहरी के अंदर वेधशाला का निर्माण करवाया था। क्वेश्चन आता है टिहरी में वेधशाला का निर्माण किसने करवाया? तो वो कीर्ति शाह। कीर्ति नगर की स्थापना भी इन्होंने करवाई, आपने वो भी याद करना है। कीर्ति नगर इन्होंने 1894 में स्थापित किया था, जिसे पहले बिलौली गांव के नाम से जाना जाता था। टिहरी के अंदर बिजली लाने का जो श्रेय है वो भी कीर्ति शाह को जाता है। ठीक है। टिहरी में बिजली लाने का श्रेय किसको है? कीर्ति शाह। टिहरी में किसान कल्याण बैंक इन्होंने स्थापित करवाया। टिहरी घंटा घर जो टिहरी बांध में अब डूब चुका है, उसका निर्माण 1897 में इन्होंने ही करवाया था। टिहरी में पीडब्ल्यूडी विभाग की स्थापना भी इन्होंने करवाई। टिहरी के अंदर पहला मदरसा इन्होंने स्थापित करवाया। टिहरी में जो प्रथाएं उस समय चलती थी, बड़ा बेगार प्रथा, उसको खत्म करने का काम भी इन्होंने किया था। ठीक है। अगला, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। एक तरफ राजा है, दूसरी तरफ उनसे जुड़े विशेष कार्य। सुदर्शन शाह, इनसे जुड़ा कौन सा कार्य है? तो 1857 की क्रांति में या विद्रोह में अंग्रेजों की मदद इन्होंने करी थी, सहयोग दिया था। तो पहले का हो जाएगा 1। ठीक है। प्रताप शाह, इन्होंने क्या किया था? प्रतापनगर की स्थापना करी थी, यानी दूसरे का हो जाएगा 2। कीर्ति शाह, कीर्ति शाह ने क्या किया था? कृषि बैंक इन्होंने बनाया था, तीसरे का हो जाएगा 3। नरेंद्र शाह ने क्या किया? देवप्रयाग और उत्तरकाशी में अस्पतालों की स्थापना इन्होंने करवाई थी, यानी चौथे का होगा 4। तो हमारे सभी क्रम में है 1, 2, 3, 4 हमारा सही आंसर होगा, जो कि यहाँ पर है। ठीक है। अगला, सुमेलित करना है। एक तरफ संस्था और घटना दी गई है, दूसरी तरफ उनसे जुड़े हुए व्यक्ति या वर्ष। बाल सभा, बाल सभा से कौन से व्यक्ति या वर्ष जुड़ा हुआ है? बाल सभा सत्य प्रसाद रतूड़ी 1935, तो पहले का हो जाएगा 2। गणदेश सेवा संघ,
इससे इसकी स्थापना 1936 में मानी गई है। दिल्ली में इसकी स्थापना होती है। दूसरे का हो जाएगा 1। अखिल भारतीय पर्वतीय सम्मेलन ये कब हुआ था? तो अखिल भारतीय पर्वतीय सम्मेलन बद्रीदत्त पांडे और श्रीदेव सुमन के नेतृत्व में होता है 1938 में। और कृषि आंदोलन यह नागेंद्र सकलानी और परिपूर्णानंद पैन्यूली के नेतृत्व में हुआ था। तो पहले का होगा 2, दूसरे का होगा 1, तीसरे का 4, चौथे का 3। 2, 1, 4, 3 हमारा सही आंसर है, जो कि यहाँ पर है ऑप्शन ए। ठीक है, अगला रवाई कांड से संबंधित कथनों में कौन सा गलत है? अब रवाई कांड को लेकर के कुछ स्टेटमेंट हैं, देखिए। इस घटना को टिहरी का जलियांवाला बाग कांड नाम से जाना जाता है, तो पहला बिल्कुल सही है। जो रवाई कांड हुआ था 30 मई 1930 को, इसे उत्तराखंड का जलियांवाला कांड कहते हैं। ठीक है, गोली चलवाई दीवान चक्रधर जुयाल ने, इसे उत्तराखंड का जनरल डायर कहते हैं, तो ये भी सही है। इस क्षेत्र में आज भी 30 मई को शहीद दिवस मनाते हैं, ये भी सही है। आंदोलन का मुख्य कारण राजस्व कर में वृद्धि थी, क्या ये सही है? तो देखिए, बेसिकली 1926 का टाइम था। एक आंदोलन टिहरी के अंदर शुरू होता है जिसे कहा जाता है राजगढ़ी आंदोलन। ठीक है, राजगढ़ी जो है बड़कोट जो उत्तरकाशी में पड़ता है, इसी का प्राचीन नाम है। तो राजगढ़ी में यहाँ पे आंदोलन शुरू हुआ। राजगढ़ी आंदोलन 1926-1930 के दौरान चलता है। इसी आंदोलन का परिणाम माना जाता है रवाई कांड, यानी इसी आंदोलन का जो अंत होता है या इस आंदोलन के ही दौरान जो घटना घटती है इंपॉर्टेंट, वही थी रवाई घटना। हुआ ये उस समय टिहरी नरेशों के द्वारा एक नया वन कानून पारित किया गया, जिसमें यह प्रावधान था कि जो भी जंगली भूमि होगी या जो भी ऐसी भूमि होगी जो राज्य को लगता है वो उसकी भूमि है, तो राज्य उसे अपनी भूमि घोषित कर सकता था। यानी लोगों के अधिकार कम करने की यहाँ पे प्रयास किए गए। तो लोग अपने वन अधिकारों को वापस देने की मांग कर रहे थे। तो टैक्स बढ़ाने को लेकर के आंदोलन नहीं था, वन अधिकारों की वापसी को लेकर आंदोलन था। तो डी वाला आपका गलत है। आपको पूछा है कौन सा गलत है, केवल चौथा वाला गलत है। ठीक है, जो टिहरी में ये नया वन कानून आता है 1926 में, पहले वर्किंग प्लान ऑफ टिहरी स्टेट नाम से एक बहुत ही कड़ा बंदोबस्त किया जाता है। वहीं से आंदोलन शुरू होता है। इस कड़े बंदोबस्त का जो सृजनकर्ता माना जाता है, कर्ता धर्ता माना जाता है, पदम दत्त रतूड़ी को माना जाता है, जो उस समय टिहरी रियासत का एक मुख्य वन अधिकारी था। ठीक है, इसी वन बंदोबस्त के लिए, इसी वन कानूनों के लिए बाद में आज़ाद पंचायतों का गठन अलग अलग जगहों पर किया जाने लगा, जिनको संगठित करने का काम दयाराम सिंह रवाल्टा के द्वारा किया गया। ऐसे ही एक मीटिंग चल रही थी 30 मई 1930 को तिलाड़ी मैदान में, जो कि रवाई क्षेत्र में पड़ता है, और वहां पर पहुंच जाता है टिहरी रियासत का दीवान चक्रधर जुयाल, और वो वहां पे जाके गोलियां चलवा देता है, जिसमें कई सारे लोग शहीद हो जाते हैं। इसी घटना को रवाई कांड कहते हैं क्योंकि रवाई क्षेत्र में हुआ, तिलाड़ी कांड कहते हैं क्योंकि तिलाड़ी मैदान में हुआ। वर्तमान में ये जो तिलाड़ी मैदान है वर्तमान उत्तरकाशी जिले में पड़ता है। ठीक है, कब होता है ये? 30 मई 1930। उस समय जो टिहरी के राजा थे वो नरेंद्र शाह थे। ठीक है, तो यहाँ पे केवल चौथा वाला गलत है। टिहरी में गढ़वाल बाल सभा की स्थापना कब हुई? तो टिहरी के अंदर बाल सभा ये बनती है 1935 में स्वामी सत्यनारायण रतूड़ी के द्वारा। ठीक है, यह सत्य प्रसाद रतूड़ी के द्वारा 1935 में बनी थी। इसके अलावा टिहरी के ही अंदर 1934 में रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना भी होती है, इसे भी याद रखना। 15 अगस्त 1947 को जब भारत स्वतंत्र हुआ, टिहरी रियासत के किस प्रमुख नेता और प्रजामंडल के अध्यक्ष को गिरफ्तार कर लिया गया था? 1947 में जैसे ही भारत आज़ाद होता है तो टिहरी के अंदर जो प्रजामंडल के अध्यक्ष थे उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। और ये सवाल पूछा जाता है कि भारत की आज़ादी के समय टिहरी प्रजामंडल के अध्यक्ष कौन थे? ये थे परिपूर्णानंद पैन्यूली। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। जो प्रजामंडल था टिहरी राज्य प्रजामंडल, इसकी स्थापना होती है 1939 में। इसकी स्थापना देहरादून में होती है, इसको भी याद करना। देहरादून में श्यामचंद्र नेगी का आवास था, वहां पे श्रीदेव सुमन के नेतृत्व में उनको इसका प्रमुख सृजनकर्ता माना जाता है, उन्हीं के नेतृत्व में इसकी स्थापना होती है। अन्य लोग भी शामिल थे, जिसमें गोविंद राम भट्ट, तोताराम गैरोला, महिमानंद डोभाल, श्यामचंद्र नेगी सब शामिल थे, लेकिन प्रमुख श्रीदेव सुमन माने जाते हैं। प्रजामंडल क्यों बनाया गया था? तो प्रजामंडल एक उत्तरदायी शासन की मांग के लिए बनाया गया था कि टिहरी के अंदर राजशाही भले ही चलती रहे, लेकिन एक उत्तरदायी शासन वहां पे होना चाहिए। ठीक है, जब भारत आजाद हुआ तो प्रजामंडल के अध्यक्ष उस समय परिपूर्णानंद पैन्यूली थे। कीर्तिनगर विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। चलिए देखते हैं।
यह घटना 10 जनवरी 1948 को होती है। दो इंपॉर्टेंट विद्रोह होते हैं टिहरी में, एक होता है सकलाना विद्रोह, एक होता है कीर्तिनगर विद्रोह। सकलाना विद्रोह 1947 में होता है और कीर्तिनगर विद्रोह 1948 में होता है। तो ये वाला तो सही है आपका। नागेंद्र सकलानी के नेतृत्व में जनता ने कीर्तिनगर पर अधिकार कर लिया था, क्या ये सही है? ये वाला भी आपका बिल्कुल सही है। नागेंद्र सकलानी और मोलू राम के नेतृत्व में जनता ने कीर्तिनगर के ऊपर पूरा अपना अधिकार कर लिया था। राजा की जो सेना थी और जनता थी, उनके बीच युद्ध जैसी स्थिति यहाँ पे उत्पन्न हो जाती है। इस संघर्ष में नागेंद्र सकलानी और मोलू राम शहीद हो जाते हैं, ये भी सही है। संघर्ष यहाँ पे होता है और अंततः ये दोनों जो आंदोलनकारी थे शहीद यहाँ पे हो जाते हैं। आपको पूछा है कौन सा सही है, तीनों स्टेटमेंट आपके बिल्कुल सही होंगे। टिहरी रियासत में वयस्क मत अधिकार के आधार पर पहला चुनाव किस वर्ष आयोजित किए गए, जिसमें प्रजामंडल ने भारी जीत हासिल करी थी? तो टिहरी रियासत के अंदर वयस्क मत अधिकार के आधार पे, यानी एक निश्चित आयु के ऊपर सभी लोगों को वोट देने का अधिकार था, चाहे महिला हो, पुरुष हो, चाहे किसी भी धर्म का, किसी भी जाति का हो। तो ये जो पहला वयस्क मत अधिकार के आधार पर चुनाव होते हैं टिहरी में, जिसमें प्रजामंडल जीतता है, ये चुनाव कब हुए? 12 अगस्त 1948 को हुए थे। ठीक है, प्रजामंडल इसमें बहुत बड़ी जीत हासिल करता है। टोटल 24 सीटें इसमें प्रजामंडल को मिलती हैं, 7 सीटें ही बाकी के दूसरे लोग यहाँ पे जीत पाते हैं। और प्रजामंडल की जीत होती है उसके अगले ही साल, यानी 1 अगस्त 1949 को टिहरी का विलय आधिकारिक रूप से भारत में कर दिया जाता है। यूपी का 50वां जिला इसे बना दिया जाता है। ठीक है, तराई क्षेत्र के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? देखिए, इसे प्राचीन काल में ऋषियों और आश्रमों की भूमि कहा जाता था। तराई काल को प्राचीन काल में ऋषियों की भूमि या आश्रमों की भूमि कहते थे, बिल्कुल सही है। सीताबनी जो नैनीताल में पड़ता है को देवी सीता के वनवास स्थल के रूप में पहचाना जाता है, ये भी सही है। ह्वेनसांग ने काशीपुर को गौविशाण के नाम से संबोधित किया, ये भी तराई इलाके में पड़ता है। तो गौविशाण को काशीपुर कहते हैं आज। और ये हमें किसने बताया था कि प्राचीन साहित्यों में या प्राचीन किताबों में गौविशाण की जो बात की गई है वो आज का काशीपुर है, ह्वेनसांग से पता चलता है। तराई क्षेत्र हमेशा से ही गढ़वाल के पवार राजाओं के अधीन रहा, ये वाला गलत होगा। देखिए, जो दून घाटी वाला इलाका है उसके लिए गढ़वाल के राजा लगातार संघर्ष करते रहते थे। वो कभी दूसरे आक्रमणकारियों के अधिकार में होता, कभी गढ़वाल के राजा के। जो तराई वाला इलाका है इसके लिए चंद राजा संघर्ष करते थे। ये कभी दिल्ली के सुल्तानों के अधिकार में होता, कभी मुगलों के अधिकार में, ज़्यादातर समय चंदों के अधिकार में। तो इसके लिए चंद राजा नहीं, गढ़वाल के राजा नहीं, चंद राजाओं के अधिकार में ये रहता था ज़्यादातर। ठीक है, डी वाला गलत है। खत्ता या गोट या घाम तप्पू के संदर्भ में सही कथन आपने चुनना है। पहला, ये कुमाऊं के लोगों के द्वारा सर्दियों में अपने पशुओं के साथ भाबर क्षेत्र में प्रवास के दौरान बनाए गए अस्थायी निवास थे। तो पहला बिल्कुल सही है। जो खत्ता होते थे, गोट होते थे या घाम तप्पू जिनको कहते थे, बेसिकली ऊंचे इलाकों में रहने वाले लोग जब सर्दियां आती थी तो ऊंचे इलाकों से नीचे मैदानों में, भाबर इलाके में आ जाते थे और अपने लिए टेम्पररी आवास बनाते थे, उनको कहते थे ये सब। ठीक है, जंगलों के भीतर बने इन छोटे गाँव को ही खत्ता या गोट कहा जाता था, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे पूछा है कौन सा सही है, केवल पहला और दूसरा, यानी दोनों आपके सही होंगे। अगला, पृथक राज्य की मांग के संदर्भ में निम्नलिखित घटनाओं को उनके वर्ष के साथ सुमेलित करें। अब अलग राज्य की मांग को लेकर के यहाँ पे कथन है, मिलान करना है। देखिए, पृथक राज्य की मांग पहली बार कब उठी थी? तो अलग राज्य की मांग पहली बार 1897 में उठी थी। पहले का होगा 2। श्रीनगर सम्मेलन, जिसमें एक अलग प्रशासनिक इकाई की मांग करी गई। आधिकारिक रूप से पहली मांग जो होती है उत्तराखंड की वो यहीं पर होती है। श्रीनगर सम्मेलन जो ये होता है ये 1938 में हुआ था। दूसरे का 1। पर्वतीय विकास परिषद ये कब बनी? पर्वतीय विकास परिषद 1969 में बनती है और उत्तराखंड क्रांति दल की स्थापना 1979 में होती है, यानी 4 और 3। 2, 1, 4, 3 हमारा सही आंसर है जो ऑप्शन ए में आपको मिलेगा। ठीक है, अगला, मसूरी में बाटा घाटा कांड कब घटित हुआ था? राज्य आंदोलन के दौरान उत्तराखंड में कई सारी ऐसी घटनाएं होती हैं जिसमें कई सारे लोग शहीद होते हैं। ऐसी ही एक घटना थी बाटा घाटा कांड। बेसिकली 1 सितंबर
1994 को मसूरी में गोलीकांड होता है। मसूरी में कई सारे लोग शहीद होते हैं, मसूरी गोलीकांड इसको कहते हैं। तो मसूरी घटना में जो लोग शहीद हुए उनको श्रद्धांजलि देने के लिए मसूरी में बाटाघाटा में लोग यहाँ पे श्रद्धांजलि देने के लिए जा रहे थे, जहाँ पे पुलिस लाठीचार्ज करती है। इसी घटना को बाटाघाटा कांड के नाम से जाना जाता है। यह घटना 15 सितंबर 1994 को हुई थी। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। 1995 में श्रीनगर स्थित श्रीयंत्र टापू पर आमरण अनशन पर बैठे लोगों पर हुए लाठीचार्ज में निम्न में से किसकी मौत हो गई थी? कूट के आधार पे बताइए। तो कौन शहीद हुए थे कहाँ पे? जो श्रीयंत्र टापू है, श्रीयंत्र टापू कांड इसको कहते हैं। ये कब हुआ? 10 नवंबर 1995 को हुआ था। श्रीनगर में होता है और इसमें यशोधर बेंजवाल और राजेश रावत यहाँ पे शहीद हो जाते हैं। ऑप्शन ए और बी जहां पे होगा वो आपका उत्तर है, यानी कि ऑप्शन बी वाला। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है। तो फ्रेंड्स, ये तो हमारा आज का वीडियो जिसमें हमने उत्तराखंड जीके के 20 इंपॉर्टेंट सवालों को यहाँ पे देखा। हमने इन क्वेश्चंस को पूरी डिटेल के साथ करने का प्रयास किया, अतिरिक्त तथ्यों के साथ करने का प्रयास किया, लिंक करके करने का प्रयास किया, जिससे आपको चीज़ें ज़्यादा लंबे समय तक याद रहें। उम्मीद करता हूँ आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। थैंक यू फ्रेंड्स।